अभी हम लोग इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का स्टडी करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। कार्बन नॉन मेटल है और वो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा और पाई। वो कार्बन कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। अगर कार्बन कंपाउंड से कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप या कोई भी स्पीसीज जुड़ता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वो स्पीसीज कार्बन के ऊपर अपना कुछ न कुछ इफेक्ट डालता है, जैसे वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कार्बन एटम के अंदर डिफरेंट वे में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन कोवैलेंट कंपाउंड, इन कार्बन कंपाउंड। ऐसी प्रोसेस को हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम लोग डिफरेंट तरह का इफेक्ट पढ़ेंगे, जैसे हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कभी सिग्मा बॉन्ड के बीच में होता है, कभी पाई बॉन्ड के बीच में होता है, कभी सिग्मा पाई बॉन्ड के बीच में होता है। तो डिफरेंट वे में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है कार्बन कंपाउंड के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी प्रोसेस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग इसको बोलेंगे फिर displacement of electron takes place in covalent compound. मीन्स कार्बन कंपाउंड। यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड की बात हो रही है। In presence of substituent called substituent defect. It is of 5 types. First, hyperconjugation. Next, inductive effect. Next, mesomeric और resonance effect. Next, electromagnetic effect और लास्ट स्टेरिक इफेक्ट। तो हमारे पास अभी ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों एक ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। इसमें हम लोग एक ही चीज का स्टडी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? इन कार्बन कंपाउंड, इन कोवैलेंट कंपाउंड, इन डिफरेंट वे। तो कार्बन कंपाउंड में अलग अलग तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे
सबसे पहला इफेक्ट हम लोग का है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इसको हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रीजन्स। नो बॉन्ड रीजन्स, तो ये एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अगर कार्बन कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में हो, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कंपाउंड के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ट्रांसफरिंग हो रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफरिंग हो रहा है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, या इसको दूसरे तरह से हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स। तो हम लोग बात यहां पे कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और displacement of electron between sigma and p orbitals। तो हाइपर कंजुगेशन वैसा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है लेकिन वहां पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं। तो अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पी ऑर्बिटल करता है, इसलिए हम लोग पाई बॉन्ड नहीं रहने पे वहां पे पी ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में या सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल के बीच में होता है तो ये प्रोसेस हाइपर कंजुगेशन कहलाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में या कहीं पे भी अगर ये हाइपर कंजुगेशन के केस में दोनों ऑप्शन दे दिया जाए और वहां पे मोर देन वन चॉइस हो, उस केस में ये दोनों करेक्ट है। बट अगर सिंगल ऑप्शन चूज करना हो वहां पे हाइपर कंजुगेशन इज और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी दिया हुआ है एंड सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल भी दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है इसको हम प्रायोरिटी में रखेंगे अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन चूज करना हो। तो हम लोग यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अ टाइप ऑफ substituent effect in which the displacement of pi electron, the displacement of, ऐसे बोल सकते हैं, the displacement of electron takes place between sigma and pi bond। पाई बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड होता है, इन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। और बिटवीन सिग्मा एंड p orbital called हाइपर कंजुगेशन। इस प्रोसेस को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का।
यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड इस दोनों कार्बन एटम के बीच में है। इस कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन एटम के पास 1 हाइड्रोजन है। जनरली पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट उस कार्बन एटम की तरफ होता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम इस डायरेक्शन में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हम लोग इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखे, ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर किसी कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अपने बगल वाले कार्बन एटम से वो हेल्प लेता है। बगल वाले कार्बन एटम के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा और वो किसी दूसरे को हेल्प कर सकता है, दैट मीन्स दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस कार्बन के ऊपर प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है और इसके बगल वाले कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनर है और ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस केस में यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH2H, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 CH बॉन्ड थे, जिसमें एक CH बॉन्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं। एक CH बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस केस में हमको ये दिखाई देगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, और ये हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, इसलिए इसके ऊपर H प्लस। इस तरह से इस एग्जाम्पल में हम पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किए और सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किए। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शन में या किसी भी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन और सिग्मा इलेक्ट्रॉन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता हो तो उसको हम सिंपल वे में हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, CH बॉन्ड कहीं भी हाइपर कंजुगेशन हो, मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो या नहीं हो, जैसे कि हम लोग 2 कंसेप्ट अभी बात किए थे, delocalization of electron between sigma and pi bond and delocalization of electron between sigma and p orbitals। तो मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड हो या नहीं हो, हाइपर कंजुगेशन वहां पे हो सकता है। हाइपर कंजुगेशन में ये जो CH बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा डिलोकलाइज्ड होता है। तो कहीं भी सिंपल वे में अगर डिलोकलाइजेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ CH बॉन्ड हो रहा है, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हैं। तो ये हाइपर कंजुगेशन का की पॉइंट है। हाइपर कंजुगेशन में CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जरूर डिलोकलाइज्ड होता है। अब हम इसमें एक और छोटी सी बात करेंगे। यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए यहां से कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाइपर कंजुगेशन के केस में कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कैसे हो रहा है? तो अगर हम इसकी बात करें, इस केस को अगर हम लोग इसका स्टडी करें तो यहां पे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस,
इस केस को हम दोबारा ही देख रहे हैं। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर प्लस है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने एडिशन कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी कार्बन एटम तभी इलेक्ट्रॉन दे सकता है जब उसके पास हाइड्रोजन हो। अभी प्रेजेंट टाइम में इसके पास 3 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस केस में CS बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, दैट मीन्स 3 CS बॉन्ड है। यहाँ पे ये CS2 हुआ और ये जो CS बॉन्ड है, जिस CS बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया जाता है, डीलोकलाइज किया जाता है, वो CS बॉन्ड इलोंगेट हो जाता है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन के लिए जो प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड के केस में होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस प्रोसेस में CS बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, तो देयर आर नो प्रॉपर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है? तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड का CS बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता है, बल्कि CS बॉन्ड इलोंगेट कर जाता है। इलोंगेट होने से यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का कार्बन के न्यूक्लियस से और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डीलोकलाइज्ड हो जाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में प्रॉपर बॉन्ड नहीं होने के कारण कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। प्रॉपर बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, लेकिन फिर भी इलोंगेशन ऑफ बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए हाइपर कंजुगेशन को हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रिजोनेंस। नो बॉन्ड रिजोनेंस there are no proper bond present between carbon and hydrogen atom for complete delocalization of electron, but the complete delocalization of electron takes place by elongation of bond. By elongation of bond, so hyperconjugation is called no bond resonance. इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन का एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे थे। अब हम लोग हाइपर कंजुगेशन का जो कंडीशन है इसकी बात करेंगे। अगर हम लोग यहां पे देखें इस एग्जांपल को, CH3 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS2, और हम इसको लिख रहे हैं
CH2H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जो बगल वाला कार्बन एटम है इसका CS बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है और इस तरह से हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस और H प्लस। तो इस केस में हम पहले पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किए और इसके बाद सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किए। अगर मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको डीलोकलाइज अगर किया जाए मॉलिक्यूल के अंदर तो ये हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन में CS बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जरूर शिफ्ट करता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो फिर से हम लोग दोबारा उसी एग्जाम्पल को देख रहे थे। यहाँ पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन का जो कंडीशन है उसकी बात करेंगे। तो हाइपर कंजुगेशन के लिए काफी सिंपल कंडीशन है। कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन अभी हम लोग इस एग्जांपल पे स्टडी कर रहे थे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो इस एग्जांपल में इस दोनों कार्बन एटम के पास पाई बॉन्ड है। ये पाई सिस्टम है। पाई सिस्टम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से तो दूसरा कोई भी कार्बन इधर बॉन्डेड नहीं है, लेकिन इस पाई बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ये कार्बन बॉन्डेड है। इस कार्बन के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल। हम लोग बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल। अगर हम लोग इस एग्जांपल को देखें, दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे ये पाई सिस्टम है। ये हमारा पाई सिस्टम है। इस पाई सिस्टम से डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम के पास नो हाइड्रोजन मतलब नो हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन देखना बहुत जरूरी है। जो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में कंट्रीब्यूट करता है उस हाइड्रोजन को हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर एग्जांपल भी देखते हैं, कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें पाई सिस्टम है, पाई बॉन्ड है, और दूसरा हम लोग ये मॉलिक्यूल देखते हैं, इसमें भी पाई बॉन्ड है। यहां पे इस मॉलिक्यूल में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस दोनों कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है। इसके एडिशन पोजीशन पे ये कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के एडिशन पोजीशन पे ये कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। यहां पे भी सेम कंडीशन, इसके एडिशन पोजीशन पे ये कार्बन अवेलेबल है जहां पे 2 हाइड्रोजन है, और यहां पे भी, इसलिए यहां पे हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 4 है। यहां पे हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल। इस केस में हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन इस केस में ये हमारा पाई सिस्टम है, और इस पाई सिस्टम से इस डायरेक्शन में ये डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन।
इधर चलेंगे तो ये कार्बन है, इसके पास भी नो हाइड्रोजन। तो यहां पे इस पाई सिस्टम को भी देखेंगे तो इसके एडिशनल पोजीशन पे ये कार्बन है और यहाँ पे ये, इस तरह से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। तो इस तरह से हाइपर कंजुगेशन के लिए जो हमारा पाई सिस्टम है, ये पाई सिस्टम अगर है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन एटम है या ये कार्बन एटम है, इसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में हाइपर कंजुगेशन होगा, और अगर इस तरह का कुछ नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो वहां पे हाइपर कंजुगेशन, कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, सॉरी, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो सिंपल वे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम must be present on carbon atom which directly bonded with pi system। जो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में कंट्रीब्यूट करता है, उस हाइड्रोजन को हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर जितना ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। द हाइड्रोजन टेक पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन called hyper conjugable hydrogen, hyper conjugable hydrogen, greater number of hyper conjugable hydrogen, greater the stability, greater the stability of molecule। तो इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन के कंडीशंस की बात कर रहे थे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होता है? आज का हम लोग का टॉपिक हाइपर कंजुगेशन चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन कहाँ पे होता है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह के स्पीसीज में हाइपर कंजुगेशन की प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, अकरेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो इस केस में जो है वो पहला एल्केन, दूसरा एल्काइन, तीसरा कार्बोकेटाइन और चौथा जो है हम लोग का वो फ्री रेडिकल। ये सब जगह पे हाइपर कंजुगेशन होता है। जैसे एल्कीन तो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे थे, इस तरह से एल्काइन की बात करेंगे तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा पाई सिस्टम है। और पाई सिस्टम के पास जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये हमारा पाई सिस्टम हुआ। और पाई सिस्टम के साथ जो भी कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है उसके पास हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कराया जा सकता है। इसमें हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होगा। उस केस में यहाँ पे एक CH बॉन्ड जो है वो इलोंगेट करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। उस तरह से कार्बोकेटाइन
कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन आगे हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टडी करेंगे, बट कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी कार्बन स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो इस केस में पाई बॉन्ड का अपीयरेंस नहीं होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है वो सिग्मा एंड पी ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। तो इस केस में अगर हम ये देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, इस कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल है और इसी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पे ये p ऑर्बिटल है, यहां पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये CH बॉन्ड इलोंगेट हो गए और ये CH बॉन्ड इस p ऑर्बिटल में शिफ्ट किया और यहाँ पे कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस, इस तरह से कार्बोकेटाइन में भी हाइपर कंजुगेशन किया जा सकता है, कार्बोकेटाइन में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। फिर हम लोग जो बात कार्बोकेटाइन में था, जो कंसेप्ट, उसी तरह से हम लोग फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। वहां पे भी CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और हाइपर कंजुगेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हाइपर कंजुगेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का जो हम स्टडी कर रहे हैं इससे हमको फायदा क्या हो, तो बात हम लोग सिग्निफिकेंस की करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहला ये सिग्निफिकेंस है कि हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक स्पीसीज, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एल्कीन है, एल्काइन है, कार्बोडाइन है, फ्री रेडिकल है। तो ये सब का स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे बात की जाए शो द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, शो द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। पहला हम लोग का CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, थर्ड जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और लास्ट एग्जांपल जो है CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन काउंट करेंगे। ये दोनों कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, ये पाई सिस्टम है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड कोई भी कार्बन दूसरा नहीं है और यहां पे भी नहीं, इसलिए यहां पे नो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, मतलब नो हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे जीरो हाइड्रोजन है, जीरो हाइड्रोजन। यहाँ पे ये पाई सिस्टम है, इसके पास ये डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन एटम है जिसके पास 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे ये हमारा पाई सिस्टम है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन ये एटम ये है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन ये भी पाई सिस्टम का कार्बन एटम है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन एटम है जिसके पास 3 हाइड्रोजन। टोटल यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। और इस केस में जो हमारा पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड वाले कार्बन से यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, दैट मीन्स 6 + 3 + 3, यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी जो है वो 3 + 3 6 हाइड्रोजन है। टोटल हमारे पास 12 हाइड्रोजन है।
तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। इस केस में मैक्सिमम नंबर हाइड्रोजन का यहाँ पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल डी, इसके बाद सी, इसके बाद बी और इसके बाद ए। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। तो अभी हम लोग एल्कीन का स्टेबिलिटी देख रहे थे। इस तरह से जिस तरह से हम फाइंड ये किए कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करके, उसी तरह से हम लोग एल्काइन का भी स्टडी कर सकते हैं, एल्काइन का भी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करें शो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पहला जो है वो CH3 प्लस, दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, तीसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, और इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 प्लस। तो इस एग्जांपल को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। यहाँ पे जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके साथ दूसरा कोई भी कार्बन एटम बॉन्डेड नहीं है, दैट मीन्स जीरो हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कंजुगेशन, नो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे इस कार्बन एटम के ऊपर प्लस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन एटम है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। दूसरी बात यह है कि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके एक तरफ कार्बन चेन है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन है। इस कार्बन एटम को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके दोनों तरफ डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड है। यहाँ पे 3 + 3 6 हाइड्रोजन, इसको हम 2 डिग्री कार्बोडाइन बोलते हैं। इस कार्बन एटम के पास टोटली 1 2 3 कार्बन चेन है जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है। इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन और इस केस में भी 3 हाइड्रोजन, टोटल 9 हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन इस केस में प्रेजेंट है, इसको हम 3 डिग्री कार्बोडाइन बोलते हैं। इसलिए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आंसर अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे आंसर हम लोग करेंगे D is more stable than C is more stable than B is more stable than A, और हम इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोडाइन more stable than 2 डिग्री कार्बोडाइन, more stable than 1 डिग्री कार्बोडाइन is more stable than मिथाइल कार्बोकेटाइन। इस तरह से हाइड्रोजन का नंबर काउंट करके, हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन का नंबर काउंट करके हम लोग स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो ये हाइपर कंजुगेशन का पहला सिग्निफिकेंस था कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाइपर कंजुगेशन ये हमको बताता है कि जो भी एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है। दूसरा सिग्निफिकेंस, द एल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन चेन, जिसको हम सिंपल वे में आर से लिखते हैं। आर मीन्स एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विद pi bonded carbon atom in molecule, then it acts as electron donor। यहां पे हम एग्जांपल देखते हैं
जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस मॉलिक्यूल में अगर हम इसको दोबारा लिखें तो यहाँ पे ये CH3 है, CH3 में 3 CH बॉन्ड है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। तो इस केस में जैसे हम पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो बगल वाला जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये हमारा CH3 ग्रुप है, ये इसमें 3 CH बॉन्ड है, 1 CH बॉन्ड, 2 CH बॉन्ड, 3 CH बॉन्ड। इसमें किसी एक CH बॉन्ड को एक CH बॉन्ड इलोंगेट करके और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। यहाँ से CH बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्काइल ग्रुप जिसको मिथाइल बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है। तो ये पाई सिस्टम है, ये हमारा पाई सिस्टम है। पाई बॉन्डेड कार्बन एटम से, ये हमारा पाई बॉन्डेड कार्बन एटम है जो कि पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इससे जो भी कार्बन चेंज जुड़ता है अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करता है। तो ये जो कंसेप्ट है कि एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हम केवल और केवल हाइपर कंजुगेशन से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं है जो कि ये बता सके कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर रहा है, नॉट ड्यू टू क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड क्लीव नहीं होता है बल्कि बॉन्ड का एलोंगेशन होता है। तो ये हमारा दूसरा सिग्निफिकेंस था हाइपर कंजुगेशन का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड सिग्निफिकेंस, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? अगर कोई एल्कीन आपको दिया जाए और उसमें हाइड्रोजन को जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी बनेगा इसके साथ यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है, इसी एनर्जी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। यहाँ पे दो केस है, या तो एल्कीन स्टेबल है। स्टेबल का मतलब होता है ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, तो अगर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है तो यहां पे कम अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। दैट मीन्स लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका उल्टा, अगर हमारा लेस स्टेबल एल्कीन है, इसका मतलब लेस नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो यहां पे जो है वो जितना कम स्टेबल एल्कीन होगा उसके पास उतना ही कम हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा और उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। तो यहां पे ग्रेटर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस तरह से हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर सकते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आसानी से बताया जा सकता है। तो हम लोग अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, जैसे हम यहां पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जैसे एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, कंपाउंड भी है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C है,
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पे ये दोनों कार्बन एटम जो है, इस कार्बन एटम के पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसके साथ तो कोई दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इधर यहां पे भी नहीं, यहां पे जीरो हाइड्रोजन, दैट मीन जीरो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो यहां पे ये लेस स्टेबल एल्कीन है, लेस स्टेबल एल्कीन है। और लेस स्टेबल एल्कीन का मतलब होता है कि इसका हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। यहां पे इस केस में इस दोनों कार्बन एटम के पास पाई बॉन्ड है और इससे डायरेक्टली बॉन्डेड ये कार्बन एटम है, इसके पास 3 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये पाई सिस्टम है, यहाँ पे दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 3+3 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है। तो जो हमारा C है ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल एल्कीन, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो इस तरह से सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। जैसे जैसे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप पाई बॉन्ड सिस्टम से बॉन्डेड होंगे या ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी और वहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है और इसका सबसे कम है। इस तरह से हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे थे। इसके बाद बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन करता है। जितना ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा वहां पे बॉन्ड का इलोंगेशन की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी और उस केस में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो चौथा सिग्निफिकेंस, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन greater the elongation of CH bond to increase bond length। इस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग बहुत सारा छोटा छोटा इंफॉर्मेशन देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के साथ मिलते हैं।